हेलो गाइस, आई एम एस के सिंह और मैं अपने चैनल इंग्लिश बाई एस के सिंह में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच लेके आया हूँ, जिसमें कि आज मैं अपने इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट पढ़ाऊँगा आपको, जिसमें कि मैं आपको 7 फिगर ऑफ स्पीच आज डिस्कशन करेंगे और बाकी की नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने फिगर ऑफ स्पीच को। तो फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार भी कहते हैं और जैसे कि मैं आज आपको 7 फिगर ऑफ स्पीच को डिस्क्राइब करूँगा। तो देख लीजिए, पहला हमारा है सिमली, जिसको कि हम उपमा अलंकार कहते हैं। और सेकंड है हमारा मेटाफॉर। मेटाफॉर को हम लोग रूपक अलंकार कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन पर्सोनिफिकेशन को हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। और 4 नंबर में है हमारा ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन को हम विरोधाभास अलंकार कहते हैं। और 5th नंबर पे है हमारा हाइपरबली। देखिए, हाइपरबली को हम बोलते हैं अतिसंयोक्त अलंकार। और 6 नंबर में है हमारा अपोस्ट्रफी। देखिए, अपोस्ट्रफी को हम लोग बोलते हैं संबोधन अलंकार, हिंदी में उसको बोलते हैं संबोधन अलंकार। और 7 नंबर पे जिसको कि आज मैं आपको बताऊंगा वो है हमारा ओनोमैटोपिया। देखो, ओनोमैटोपिया में का मतलब होता है ध्वनि अलंकार। तो इन 7 अलंकारों को मैं आज आपको बताऊंगा। तो इसकी मैंने आपको हिंदी भी बता दिया है, इन फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं, ताकि इसको समझने में हमें आसानी रहे। तो पहला अलंकार है हमारा सिमली। तो देखिए, सिमली अलंकार क्या होता है, देखते हैं सिमली में क्या होता है। सिमली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच 2 पर्सन और ऑब्जेक्ट आर कंपेयर टू ईच अदर एंड द वर्ड्स शोइंग कंपेरिजन्स आर लाइक, सो, एज, या फिर सो डैश डैश एज, या फिर एज डैश डैश एज, एक्सेट्रा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिमली हमारी जो फिगर ऑफ स्पीच होती है, इसमें 2 व्यक्तियों या 2 ऑब्जेक्ट की बीच में तुलना की जाती है। और तुलना करने वाले शब्द जो हमारे होते हैं लाइक, एज, सो, या सो डैश डैश एज, या एज डैश डैश एज, ये ज़रूर होते हैं, जिनको कि मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये इसके मेन वर्ड हैं। तो इसमें आप लोग क्या समझेंगे कि इसमें कंपैरिजन किया जाता है, और मतलब कि 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के बीच में तुलना की जाएंगी, और तुलना करने वाले शब्द लाइक, एज, सो, या सो डैश डैश एज, या एज डैश एज, सो डैश डैश एज, या एज डैश एज, ये वर्ड दिए होंगे। बहुत ही आसान है आपके लिए समझना। और इसका अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से इसका देखिए कंपैरिजन किया जाएगा। 2 चीज़ें याद करिए, पहला क्या है, एक कंपैरिजन और दूसरा कंपैरिजन करने वाले वर्ड। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस फिगर ऑफ स्पीच को समझने के लिए। देखते हैं इसके एग्जाम्पल में। जैसा कि इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, हर फेस इज़ लाइक द मून। उसका चेहरा किसकी तरीके है, चंद्रमा की तरीके हैं, मून की तरीके हैं। तो यहाँ पे उसके चेहरे की तुलना किससे की गई है, मून के, और तुलना करने वाला शब्द क्या दिया है, लाइक। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, ही इज स्ट्रॉन्ग एज अ लायन। वो एक शेर की तरह बहादुर है या फिर मजबूत है। तो देख लीजिए, यहाँ पे उसकी तुलना किससे की गई है, लायन से की गई। ही की तुलना किससे की गई है, लायन से। और तुलना करने वाला शब्द क्या है, एज। तो ये हमारे पकड़ने वाले वर्ड हैं। आते हैं नेक्स्ट में, यू आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज आई। कह रहे हैं यू आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, तुम इतने शक्तिशाली नहीं हो जितना कि मैं। तो तुलना करने वाला शब्द हमको क्या मिला है, सो डैश डैश एज। मैंने क्या कहा था, सो डैश डैश एज, ये वाला। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, सी टॉक्स लाइक अ फिलोसफर। वो कैसे बात करती है, जैसे कि वो फिलोसफर है, फिलोसफर की तरह बात करती है। तो उसकी तुलना किससे की गई, फिलोसफर पे। तुलना करने वाला शब्द क्या है, लाइक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं, ही इज़ सो क्लेवर, ही इज़ सो क्लेवर देन हर ब्रदर। वो कितना चालाक है, जितना कि वो अपने, कह रहे हैं सी इज़ सो क्लेवर देन हर ब्रदर, वो अपने भाई की अपेक्षा अधिक चालाक हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा
इस तरह से। तो यहाँ पे तुलना करने वाला शब्द क्या दे दिया है, सो, और कंपैरिजन क्या कर रहे हैं, देन से। तो यहाँ पर आपको ये सिमिली आपको समझ में आ गई होगी। कंपैरिजन होगा दो व्यक्तियों वस्तुओं में, और तुलना करने वाले शब्द हमको क्या मिलेंगे, लाइक एज सो, या सो डैश डैश एज, या एज डैश डैश एज। ये आपको मे भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान इसकी डिफिनेशन है। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में है हमारा मेटाफॉर। देखिए मेटाफॉर में क्या होता है, मेटाफॉर अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू पर्सन और ऑब्जेक्ट आर कंपेयर टू ईच अदर बट द वर्ड शोइंग कंपैरिजन इज़ नॉट यूज्ड एट ऑल। देखिए इसमें भी सिमिली की तरीके कंपैरिजन होता है, लेकिन तुलना करने वाले जो कंपैरिजन वाले वर्ड होते हैं लाइक एसो, वो इसमें नहीं पाए जाएंगे। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, रूपक अलंकार। तो आते हैं इसके एग्जाम्पल में, किस तरह। देखिए दिस वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, यह संसार क्या है, एक मंच है। तो यहाँ देखिए संसार को एक मंच की तरह बनाया गया है। संसार क्या है, एक मंच है। तो संसार की तुलना किससे हुई, मंच से, लेकिन तुलना करने वाला यहाँ पे आपको कोई शब्द नहीं मिला है। आते हैं नेक्स्ट पर। कैमल इज़ द शिप ऑफ डिजर्ट, ऊँट रेगिस्तान का जहाज है। रेगिस्तान का जहाज है, लेकिन देखिए ऊँट की तुलना किससे की गई है, रेगिस्तान से, लेकिन ऐसा कोई वर्ड नहीं मिला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। आइडलनेस इज़ द नर्सरी ऑफ इविल थॉट्स। तो यहाँ क्या है, आलस्य क्या है, पूरा क्या है, नर्सरी है किसकी, इविल थॉट यानी बुरे विचारों की। आलस्य क्या है, पूरे बुरे विचारों की पूरी नर्सरी है, ठीक है, पूरा बगीचा है, ठीक है। तो यहाँ पर आलस्य की तुलना किससे की गई है, आइडलनेस की नर्सरी से की गई है। तो यहाँ पे देखिए कोई तुलना करने वाला शब्द यहाँ पे भी नहीं पाएगा। तुलना तो की गई है कंपैरिजन, लेकिन कंपैरिजन वाला कोई वर्ड नहीं मिला है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, फ्रेंडशिप इज़ अ शेल्टरिंग ट्री। तो मित्रता क्या है, हमारा क्या है, आश्रय। जैसे पेड़ वाला आश्रय होता है, तो एक आश्रित पेड़ है, आश्रय देने वाला पेड़ है क्या। तो यहाँ मित्रता की तुलना किससे की गई है, फ्रेंडशिप की शेल्टरिंग ट्री से, यानी आश्रयदाता वाले पेड़ से की गई है। लेकिन यहाँ पर भी कोई भी कंपैरिजन वाला वर्ड सिमिली की तरह नहीं यूज़ हुआ है कि लाइक एसो यूज़ किया गया हो। तो आप लोग समझ गए होंगे सिमिली और मेटाफर में क्या होता है। दोनों में किसी व्यक्ति और वस्तु की तुलना की जाती है, लेकिन सिमिली में लाइक एसो ये वर्ड दिए होते हैं, लेकिन मेटाफर में तुलना करने वाले वर्ड नहीं दिए होते हैं। तो आपने इसके डिफिनेशन भी देख लिया है और एग्जाम्पल भी देख लिया है। आते हैं अपने नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पर। नेक्स्ट हमारी फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट आर यूज्ड एज इफ दे आर अ लिव। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, मानवीकृत अलंकार है। इसमें किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह बताया जाता है। कोई नॉन लिविंग थिंग होगी उसको लिविंग थिंग की तरह बताया जाएगा, तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। इसके एग्जाम्पल में ये चीज़ बताई गई है, जैसे एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, ये अनुभव क्या है, बेस्ट टीचर हैं, यानी कि सबसे अच्छा अध्यापक हैं। तो अनुभव क्या है, हमारा एक्सपीरियंस है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और देखिए उसको क्या बनाया है, एक व्यक्ति की तरह बनाया गया है, व्यक्ति की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, जैसे कोई ये व्यक्ति हो। तो वही मैंने बताया था यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह बताया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लव इज़ ब्लाइंड, प्यार क्या है, अंधा है, जैसे कोई व्यक्ति हो। तो इस अलंकार में आपको फिगर ऑफ स्पीच में क्या होगा, किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग बताया जाएगा, जैसे लव इज़ ब्लाइंड। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, डेथ लेज हिज आइजी हैंड्स ऑन किंग्स। मृत्यु क्या है, अपने बर्फीले हाथों को किंग पर रखती है। मृत्यु अपने बर्फीले हाथ को राजा पर रखती है। तो मृत्यु को क्या बताया गया, जैसे व्यक्ति की तरीके यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग्स। देखिए अधिकार जो है, अथॉरिटी क्या होते हैं, मरे हुए राजाओं को भूल जाती है। तो यहाँ अथॉरिटी को क्या है, लिविंग थिंग की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। तो इन एग्जाम्पलों के माध्यम से मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया है कि पर्सोनिफिकेशन क्या होते हैं। इनमें नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये हो गया आपका पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट में आ जाते हैं ऑक्सीमोरन। देखिए ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन
इज अ combination of the two words or phrases having opposite meanings of the same person or things। तो ऑक्सीमोरन क्या होता है? विरोधाभास अलंकार। इसका नाम से ही आपको समझ में आया, विरोधाभास। इसमें किन्हीं कोई दो फ्रेज होंगे या दो बातों होंगी, उनमें क्या होगा? विरोधाभास पाया जाएगा। ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड और फ्रेजेस हैविंग द अपोजिट मीनिंग। कोई भी फ्रेज दिए होंगे, कोई भी वर्ड दिए होंगे, उनके जो अर्थ क्या होंगे? वो अपोजिट होंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट। ये क्या है? खुला रहस्य है। तो एक तरफ तो देखिए रहस्य है, दूसरी तरफ ओपन है। दोनों वर्डों में क्या है? विरोधाभास पाया जा रहा है ना। अपोजिट वर्ड है दोनों, ओपन और सीक्रेट, यानी खुला रहस्य है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ एन इनोसेंट क्रिमिनल। वो क्या है? निर्दोष अपराधी है। इनोसेंट मीन्स क्या होता है? निर्दोष, और क्रिमिनल मीन्स अपराधी। तो वो क्या है? वह एक निर्दोष अपराधी है। तो इसमें भी क्या पाया जा रहा है? कि विरोधाभास पाया जा रहा है। तो यहाँ भी क्या है? ऑक्सीमोरॉन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ही इज़ आइडली बिजी नाउ डेज। वो क्या? देखिए आइडल में क्या होता है? खाली है, और बिजी मीन्स क्या होता है? व्यस्त। तो वो क्या है? इसके खाली, व्यस्त है आज के दिनों में। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ही इज़ द वाइजेस्ट फूल इन हिज ग्रुप। तो वो कह रहे हैं अपने ग्रुप का सबसे बुद्धिमान मूर्ख है। वाइजेस्ट मीन्स क्या होता है? सबसे बुद्धिमान, और फूल मीन्स मूर्ख। तो वो अपने ग्रुप का क्या है? सबसे बुद्धिमान मूर्ख है। तो आपने देखा ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है कि दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं के बारे में जो वर्ड दिए जाएंगे, जो फ्रेज दिए जाएंगे, वो क्या होंगे? आपस में अपोजिट होंगे, विरोधाभास पाया जाएगा उनमें। तो वो होता है आपका ऑक्सीमोरॉन। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। हाइपरबली। देखिए हाइपरबली में क्या होता है? हाइपरबली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच पर्सन्स और थिंग्स आर रिप्रेजेंट एज द ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन रियली आर। मतलब कि किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोषों को बहुत ज़्यादा बढ़ा के बताने में तो क्या बोलते हैं? हाइपरबोले। हाइपरबोले अलंकार बोलते हैं। हाइपरबली जिसको बोल सकते हैं आप लोग अलंकार बोलते हैं, जिनमें क्या होता है? किसी का बहुत ही ज़्यादा बढ़ा के या बहुत ज़्यादा किसी को घटा के, मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अतिसंयोक्त अलंकार। किसी का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाएगा उसके गुण या दोषों को। एग्जाम्पल देखते हैं। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लड इन द बैटल फील्ड। यानी कि युद्ध के मैदान में खून की नदियां बह गईं। तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़ा के बताया गया है वर्णन को कि खून की नदियां बह गई हैं। सी वेब्ड ओशियंस ऑफ ट्रीज। उसने क्या है? उसने रोया। कैसा रोया? ओशियंस ऑफ ट्रीज, यानी कि सागर, मतलब कि सागर, जितना सागर होता है उतना उसने, समझो, आंसुओं उसने रोया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। इवन द स्काई वेप्ट एट द डेथ ऑफ महात्मा गांधी। कह रहे हैं आकाश ने भी रोया। कब? द डेथ ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की मृत्यु पे आकाश ने भी रोया। तो देखिए कितना बढ़ा के वर्णन कर रहे हैं, आकाश ने भी रोया। दुख तो बहुत से लोग, सबको हुआ, पूरे सब विश्व को, लेकिन आकाश ने भी रोया। द मैन इन द केव हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द 16th एलिफेंट। देखिए कह रहे हैं कि द मैन इन द केव, जो आदमी कहाँ है? केव, गुफा में है, उसका कितना, वो कितना शक्तिशाली है? कह रहे हैं 16 एलिफेंट, यानी कि 16 हाथियों का उसमें बल है। आते हैं नेक्स्ट में एपोस्ट्रोफे। एपोस्ट्रोफे में क्या होता है? एपोस्ट्रोफे इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच डेड पर्सन्स और लाइफलेस ऑब्जेक्ट आर एड्रेस एज ऑफ दे आर लिव। देखिए कह रहे हैं कि एपोस्ट्रोफी में क्या होता है? कि संबोधन किया जाता है किसी नॉन लिविंग थिंग को, ऐसे संबोधित किया जाएगा जैसे कि वो जीवित हो। ऐसे संबोधित किया जाएगा जैसे वो जीवित हो। और एपोस्ट्रोफे का निशान भी इसमें क्या होगा? मार्क्स ज़रूर लगा होगा। ये याद रखिए। दो चीज़ें याद रखिएगा। एक तो एड्रेसिंग किया जाएगा किसी नॉन लिविंग थिंग को, किस तरह एड्रेसिंग किया जाएगा? जैसे कि वो लिविंग हो। तो आते हैं इसके एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। पहला एग्जाम्पल है ओ डेथ वाई आर यू सो क्रूएल। ओ मृत्यु वाई आर यू सो क्रूएल। तुम इतनी निर्दयी क्यों हो? ओ मृत्यु तुम इतनी निर्दयी क्यों हो? तो यहाँ देखिए मृत्यु को एड्रेसिंग कर रहा है किस तरह? वाई आर यू सो क्रूएल, जैसे कि तुम इतनी निर्दयी क्यों, जैसे कि वो लिविंग हो। अगला देखिए फ्रुगैलिटी दे नेम इज़ वुमेन।
कह रहे हैं कि दोष, फ्रेगलिटी मीन्स होता है दोष या फिर निर्बलता। कह रहे हैं कि ओ दोष या ओ निर्बलता, लिखा है दे नेम इज़ वुमेन, यानी कि कह रहे हैं दोस्त तेरा नाम ही वुमेन है, यानी वुमेन को क्या कह रहा है कि तेरा नाम ही क्या है, कह रहा है कि दे नेम इज़ वुमेन, बता रहे हैं कि उसके पूरे वुमेन को ही कि तुम्हारा ही नाम क्या है, दोस्त है। ओ दोस्त या ओ निर्बलता, तेरा नाम ही क्या है, स्त्री है, स्त्री का नाम ही क्या है, निर्बलता है। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, कह रहे हैं ओ हे संसार, ठीक है, या ओ संसार, ओ जीवन, ओ टाइम, इस तरह इसको क्या कर रहे हैं, एड्रेसिंग कर रहा है और उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है ओ ग्रेव, वेयर इज़ दे विक्ट्री, ठीक है, ग्रेव मीन्स क्या होता है, कब्र होता है, तो कह रहे हैं ओ कब्र तेरी विक्ट्री कहाँ है, जो तुमने विजय प्राप्त किया था वो कहाँ है, वो कहाँ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ओ जूलियर सीजर्स दो आर्ट माइटियर यट यू, कह रहे हैं कि ओ जूलियर सीजर्स दो आर्ट माइटियर, तुम्हारी जो है आर्ट क्या है, माइटियर है, यट माने फिर भी, यू माने तुमसे ज़्यादा तुम्हारी आर्ट ज़्यादा शक्तिशाली है। आते हैं आज का लास्ट फिगर ऑफ स्पीच जिसको हम डिस्कस करते हैं। तो लास्ट है हमारा ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मीन्स होता है ध्वनि अलंकार। तो कह रहे हैं ओनोमेटोपिया इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ओनली साउंड्स रिप्रेजेंट्स इट्स सेंस और मीनिंग। इसमें क्या होता है कि ध्वनि अलंकार होता है, जो भी सेंस होता है वो किसका होता है, मीनिंग ध्वनि का होता है। तो इसमें हम लोग क्या समझेंगे, जिसमें ध्वनि की बात होगी, किसी भी ध्वनि की बात होगी, साउंड की बात होगी, वो हमारा ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच होगा। इसके एग्जांपल को देखते हैं, जैसे कि देखिए हिसिंग ऑफ स्नेक्स, जैसे सांप की क्या होती है, सांप कैसे बोलता है, फुसकारता है, सांप की फुसकारना। फिर देखिए हमिंग्स ऑफ इनम्बरेबल्स बीज, यानी असंख्य मधुमक्खी का गुनगुनाना। बजिंग्स ऑफ फ्लाइज, ठीक है, मक्खियों का भिनभिनाना। ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग, यानी कि सुअर का ग्रंट ग्रंट करना। तो ये क्या है, ये आपके साउंड हैं। तो इस तरह अगर साउंड की बात किया जा रहा है तो वो आपका ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच होगा। अब देखते हैं कुछ अदर एग्जांपल, आप स्वयं ही देखें और फिर इनको करें। कुछ मैंने दे दिए हैं इसमें प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यदि आपको ये फिगर ऑफ स्पीच इस तरह समझ में आ गए तो नीचे दिए गए हुए 12 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, इनको आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका सेकेंड पार्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा फिगर ऑफ स्पीच का। तब तक कि आप इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू गाइस।